पेज पे हेडिंग वेक्टर्स। वेक्टर्स इसमें लिखो पहला डेफिनेशन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हेडिंग वेक्टर्स, पहला डेफिनेशन फिजिकल क्वांटिटी। इसमें लिखो एनीथिंग एनीथिंग दैट कैन बी measured, anything that can be measured is called physical quantity, is called physical quantity. Example: length, breadth, area, speed. Length, breadth, area, speed, velocity, displacement, etc. फिर नेक्स्ट लिखो दे आर ऑफ टू टाइप्स। ये लो फटाफट लिखो दे आर ऑफ टू टाइप्स। नीचे लिखो स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर को नंबर 1 कर दो, वेक्टर को नंबर 2 कर दो। दे आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर 1 स्केलर क्वांटिटी एंड नंबर 2 वेक्टर क्वांटिटी। नीचे लिखो स्केलर क्वांटिटी। इसमें लिखो एनी फिजिकल क्वांटिटी which can be completely understood only by the help of magnitude, are called scalar quantity. Only by the help of magnitude are called scalar quantity. Example: height, length, breadth, etc. नेक्स्ट लिखो वेक्टर क्वांटिटी। इसमें लिखो एनी फिजिकल क्वांटिटी which cannot be expressed completely only by the help of magnitude, it needs help of direction also. For its complete understanding is called vector quantity. फुल स्टॉप। अब देखो मेरे तरफ देखो एक बार, स्केलर वेक्टर पहले मतलब समझो क्या अंडरस्टैंडिंग है इनका। सबसे पहला वर्ड है फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी चीज जिसको आप माप सकते हो वो कहलाएगा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो कैटेगरी में जाता है, एक है स्केलर क्वांटिटी और एक है वेक्टर क्वांटिटी। अब मान लो कि कोई आदमी है राम का मान लो कि वजन पूछ लो उसका, तो वजन वो कितना बताएगा, मान लो कि 50 किलो या 60 किलो। अब राम का वजन कैसे भी नापो आप उसको सीधा खड़ा करके नाप लो, या आप उसको एकदम हॉरिजॉन्टल कर दो, पेट के बल कोई रस्सी से पकड़ लो ऐसे, बोले तुम 60 किलो ही रहेगा वो, कैसे भी नापो, डायरेक्शन कोई मैटर ही नहीं है वहाँ पे। ये सपोज करो कि राम से आपको पैसा लेना है 500 रुपये, अभी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में लो, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में लो, 500 का वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगा, 500 ही रहेगा। तो कुछ चीज़ है जहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देने से हमारे दिमाग में पूरा आइडिया आ जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स जहाँ कंप्लीट आइडिया नहीं लगेगा। सपोज करूँ मैं आपसे कहूँ कि इस किताब पे जो है ना 5 न्यूटन का धक्का लगा रहा है, फोर्स, ठीक है, किताब किधर मूव करेगा? बस है। आप सवाल सुनो, सवाल है कि 5 यूनिट का फोर्स लग रहा है इस पे, किताब किधर जाएगा? पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि कहां से कहां लग रहा है वो नहीं पता।
तो ऐसा कुछ कुछ चीज जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देने से काम नहीं चलेगा, उस चीजों को अपन कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे मैं अगर बताऊं कि हाँ ठीक है 5 न्यूटन का फोर्स है, 5 यूनिट का फोर्स लग रहा है खिड़की के तरफ, तब आपको मालूम है कि हाँ ठीक है किताब उस साइड मूव करेगा, ऊपर के तरफ किताब ऊपर मूव करेगा, नीचे के तरफ किताब नीचे मूव करेगा, इस साइड गेट की तरफ मूव करेगा। तो डायरेक्शन हमको बताना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी चीज जहां मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन स्पेसिफाई करना भी नेसेसरी है, सो दैट कि उस चीज का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में क्लियर हो, उस चीजों को अपन कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। कुछ कुछ एग्जांपल है लिखाया हुआ है, वेलोसिटी, फिर मानो कि एक्सेलरेशन, फोर्स सोर्स, सब कुछ ये सारा का सारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक, लिखो इसमें एग्जांपल लिखूं। एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एक्सेट्रा। फिर लिखूं इन मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स vectors is best understood, in mathematics vectors is best understood by the help of a directed line segment, by the help of a directed line segment, by the help of a directed line segment। देखो मेरी तरफ देखो, कोई भी आदमी को वेक्टर बनने के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए, उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। और स्केलर के लिए क्या होना चाहिए, खाली मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, हम कंसेप्ट यूज करते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। वो बेसिकली कुछ नहीं, बचपन में आप लोग इसको रे के नाम से जानते थे, अब क्या कि थोड़ा बड़े हो गए हो तो फैंसी नाम यूज कर रहे हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। लेकिन रे में और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में थोड़ा सा अंतर भी है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली सेम, लेकिन चीज रे जैसा ही, समझने का ट्राई करना। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मतलब मान लो कि मैं आपसे कहूँ पहले लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट अगर खाली कहेंगे तो क्या होगा, कोई दो पॉइंट होगा और उनके बीच में कोई एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होगा। लेकिन इसके पास में जो दो प्रॉपर्टी हमको चाहिए था मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन का, वो दोनों का दोनों नहीं है। लेकिन यदि मैं कहूँ कि नहीं, ए से बी तक का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ए से शुरू करके बी के तरफ जाना है, तो उस सिचुएशन में ये जो चीज बनाया हुआ है यहाँ पे, इसके पास में दोनों बात है, मैग्नीट्यूड भी है और क्या है इसके पास, डायरेक्शन भी है। तो अपन कहेंगे कि ये जो ए बी तीर बना के लिखा हुआ ये क्या है, ये एक वेक्टर है। बात आया समझ? क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट है, दिस सेगमेंट पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड, एंड जो डायरेक्टेड शब्द दिस इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन, कि भाई ए से बी के तरफ कितना, ए से लेके बी तक। समझ में आया आप लोग? उसके बाद में देखो वेक्टर बनाया ऐसे जाता है, अंडरस्टैंड ऐसे किया जाता है, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसको समझना। जैसे आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, ए को तीन अलग अलग नाम से जाना जाता है, स्टार्ट, इनिशियल या फिर टेल, और बी को तीन अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसके हिसाब से करस्पॉन्डिंग। ये स्टार्ट है, ये क्या होगा, एंड, ये इनिशियल है, ये क्या कहलाएगा, टर्मिनल, और ये लास्ट वाला टेल है तो ये कहलाएगा हेड। बात आया समझ? क्लियर है? फिर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन रिप्रेजेंटेशन भी दो टाइप का यूज करते हैं। जैसे अगर 2 लेटर रिप्रेजेंटेशन आपको यूज करना है तो स्टार्ट है, एंड है, लिखो ए, लिखो बी और माथे पे बनाओ तीर। ठीक है? कई बार सिंगल लेटर रिप्रेजेंटेशन भी यूज होता है। मान लो कि आपने लिख दिया ए बी के नीचे कि ये कोई स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होगा, तो आप इसी चीज को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे रिप्रेजेंट करने में अंडरस्टूड रहता है कि ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट और बी इसका एंडिंग पॉइंट है। लेकिन ऐसे रिप्रेजेंट करते समय आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी रिप्रेजेंटेशन दोनों का दोनों यूज होता है। क्या ये बात समझ में आया आप लोग को? पूरा क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद में एक शब्द आता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर मैंने पहले ही बताया आपको कि ये जो लाइन सेगमेंट आप बनाएंगे, इसका जो भी लेंथ होगा उसी को कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का भी एक अलग तरीका है। जैसे वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेटर्स को लिख के माथे पे तीर बनाते हैं, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए दो बात है, या तो आप तीर उड़ा दो, कुछ बुक्स में ऐसे दिया हुआ रहता है, और कुछ बुक्स में क्या रहता है कि तीर बनाओ, ए बी पे तीर बनाओ, साथ में डंडी लगा दो। बात आया समझ? कहीं पे अगर ए बी तीर बनाया हुआ है मतलब ये चीज एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास में डायरेक्शन भी है। लेकिन अगर कहीं पे मान लो कि ए बी तीर बनाया हुआ साथ में डंडी बना दी, उसके पास में डायरेक्शन का कोई क्वालिटी नहीं होगा। मैं इसको कभी भी इक्वल टू 5 नहीं लिख सकता हूँ, सेंसलेस बात है, क्योंकि ये कभी 5 हो ही नहीं सकता। 5 के साथ हमको डायरेक्शन में मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन मॉड बी के साथ में 5 टुवर्ड्स नॉर्थ, ये बात फालतू होगा।
वहां पे सिर्फ 5 चाहिए। टुवार्ड्स नॉर्थ या टुवार्ड्स साउथ बोलने का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि जब मॉड ए बी बोला जा रहा है मतलब डायरेक्शन वाला प्रॉपर्टी आप उसे छीन ले रहे हैं, आप उसके पास में सिर्फ क्या छोड़ रहे हैं, मैग्नीट्यूड। आया समझ के नहीं आया समझ, थोड़ा है कि पूरा है। जब मैं वेक्टर बोलता हूं तब ना मैं स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूं ना मैं स्पेसिफिक डायरेक्शन का बात कर रहा हूं। मैं बोलूं कि सी डी वेक्टर, ठीक है वो वेक्टर है एक, उसके पास में कोई ना कोई उसका खुद का मैग्नीट्यूड होगा, उसके पास उसका खुद का कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। ना हम मैग्नीट्यूड जानते हैं ना हम डायरेक्शन जानते हैं, हम बस ये जानते हैं कि उसके पास में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन अगर मैं कहूं यूनिट वेक्टर, धीरे धीरे चीज सब डेवलप होगा। अगर मैं कहूं यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर अगर मैं कहता हूं कि सी डी एक प्रकार का यूनिट वेक्टर है, तो जैसे ए बी वेक्टर के केस में जहां यूनिट या कोई वैसा शब्द यूज नहीं हो रहा था, वहां पे आपके पास में स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड भी मालूम नहीं था आपको, होगा कुछ ना कुछ, क्या होगा वो क्वेश्चन देने वाला जानता है। क्लियर है? आप ए बी का मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ आपसे कहा जाए कि ए बी एक वेक्टर है, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट्स मैग्नीट्यूड, यू कैन नॉट से इट्स डायरेक्शन। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ए बी एक यूनिट वेक्टर है, इन दैट केस आप खुद उसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब है कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 1 रहा हो। क्या ये सिंपल सा बात आपको समझ में आया? मैं सिर्फ अगर ए बी वेक्टर बोल के छोड़ दिया तब आप मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो क्वेश्चन देने वाला आपको बताएगा कि इतना मैग्नीट्यूड का है ही। क्लियर है? लेकिन अगर मैं लैंग्वेज में आपसे ये कहूं कि ए बी इज अ यूनिट वेक्टर, तो आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए कि ए बी को यूनिट वेक्टर बोलने का मतलब है कि ए बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एग्जैक्टली 1 यूनिट। डायरेक्शन क्या होगा हम नहीं जानते हैं, वो क्वेश्चन देने वाला हमको बताएगा। बात आया समझ? नेक्स्ट चीज, कोई भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये उसके पहले एक बात और बता देता हूं। जैसे कहीं पे ए बी वेक्टर लिखा हुआ था तो इसका अपन क्या क्या नहीं जानते थे, मैग्नीट्यूड भी नहीं जानते थे और डायरेक्शन भी नहीं जानते थे। फिर मैं आपको बता रहा था कि सी डी इज अ यूनिट वेक्टर, सपोज करो, तो यदि ये यूनिट वेक्टर है इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका फिर चेंज हो जाता है। बात आया समझ? ए बी वेक्टर लिखने का मतलब है स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड भी नहीं मालूम, स्पेसिफिक डायरेक्शन भी नहीं मालूम। लेकिन अगर सी डी को यूनिट वेक्टर आप डिक्लेयर कर रहे हो तो इसको सिंबॉलिकली भी एक नए तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तरीका ये है कि सी डी लिखो, माथे पे तीर मत बनाओ, टोपी बनाओ। बात आया समझ? क्लियर है? कोई भी वेक्टर के माथे पे टोपी दिखाई देगा उसका एक ही मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू कितना होगा, 1। बात आया समझ? कभी लैंग्वेज में बोल दे कि सी डी इज अ यूनिट वेक्टर, अंडरस्टैंडिंग क्या होगा इसका कि मॉडुलस ऑफ सी डी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1। लैंग्वेज समझ में आ रहा है? सिर्फ अगर ए बी वेक्टर लिख के छोड़ दिया गया है, मैग्नीट्यूड भी नहीं पता और डायरेक्शन भी नहीं पता, लेकिन अगर बोला गया है कि ए बी एक यूनिट वेक्टर है, ये दिखाया गया है कि ए बी के माथे पे टोपी लगाया हुआ है, तो वेल अंडरस्टूड रहेगा कि मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, 1, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर। क्या यहां तक हर बात क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करेंगे यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एनी स्पेसिफिक वेक्टर। थोड़ा ध्यान से सोचो, मैं यदि आपसे कहूं कि ए बी एक वेक्टर है, ये सी डी एक वेक्टर है, सी डी जस्ट एक वेक्टर, आप क्या क्या समझते हैं, सी डी का क्या मालूम है आपको? कुछ नहीं, मैं बस इतना बोलना कि सी डी एक वेक्टर है। उस सिचुएशन में कोई भी इंफॉर्मेशन है आपके पास, और सी डी वेक्टर होने का मतलब मन में क्या आ रहा है आपके कि क्या क्या होगा उसके पास, कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा उसके पास और कोई ना कोई उसके पास डायरेक्शन होगा। अब मैं अगर आपसे कहूं कि ठीक है सी डी वेक्टर मैं आपको बताता हूं, आप हमको सी डी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बताओ, सी डी के डायरेक्शन में लेके, क्योंकि ब्रह्मांड में डायरेक्शन तो आप कुछ भी ले सकते हो 3 डायमेंशन में, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि हमको कोई भी डायरेक्शन में नहीं चाहिए, हमको सी डी के डायरेक्शन में चाहिए। इसको निकालने का एक स्पेसिफिक तरीका है, समझने का ट्राई करो। सी डी वेक्टर, अगर मैं सिर्फ सी डी वेक्टर लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर लिखने का मन है तो कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। क्लियर है? और सी डी के डायरेक्शन में अगर हमको यूनिट वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। इन तीनों के बीच में कनेक्टिविटी है, उसको समझने का ट्राई करना। सी डी वेक्टर का ना आपको डायरेक्शन मालूम था और ना ही आपको मैग्नीट्यूड मालूम था। क्लियर है? अब मैं आपसे कहता हूं कि एक नया वेक्टर बनाओ, सी डी वेक्टर डिवाइडेड बाय सी डी वेक्टर का खुद का मैग्नीट्यूड। मान लो कि इसको एक नया नाम देते हैं पी वेक्टर, हमको नहीं मालूम कि वो क्या है। ठीक, सी डी वेक्टर खुद एक वेक्टर था, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि सी डी वेक्टर को उसी के खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पे ये जो आपको प्राप्त होगा ये निश्चित कोई एक नया वेक्टर होगा जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। क्लियर है? अब इस वेक्टर का ना हम मैग्नीट्यूड जानते हैं और ना ही हम डायरेक्शन जानते हैं। आओ थोड़ा कोशिश करके मैग्नीट्यूड पता लगाने का ट्राई करें। इसका मैग्नीट्यूड होगा क्या, मॉडुलस पी ही तो होगा। अब पी का वैल्यू मैंने क्या एज्यूम किया है, मॉडुलस ऑफ सी डी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड सी डी वेक्टर। मॉडुलस जो है वो ऊपर नीचे स्प्लिट होता है, नीचे में ऑलरेडी मॉड लगाया हुआ है तो यहाँ मॉड लगाने का कोई दूसरा बार सेंस नहीं बनेगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा, सी डी वेक्टर का मॉड, और ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, सी डी वेक्टर का मॉड। क्या यहाँ पे अपन इसको काट सकते थे? नहीं। क्यों?
क्योंकि ऊपर वाला वेक्टर क्वांटिटी है और नीचे वाला स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन क्या यहां इसको काट पाएंगे एकदम आराम से? दोनों का दोनों स्केलर क्वांटिटी, अब तो दोनों नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी सेम वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो दोनों का दोनों वैल्यू भी सेम रिप्रेजेंट करेगा। तो कट के कितना आ गया ये 1। इससे क्या मालूम चला कि अगर पी वेक्टर को ऐसा एज्यूम करोगे तो मतलब पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना निकल के आएगा 1। मतलब अब पी वेक्टर जो है वो एक प्रकार का यूनिट वेक्टर है, और पी वेक्टर का जो डायरेक्शन है, सिंस वो सी डी के हेल्प से ऑब्टेन हुआ है, तो सी डी के डायरेक्शन में ही होगा। क्या ये बात समझ में आया? तो अल्टीमेटली आई कैन डिक्लेयर कि सी डी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड सी डी वेक्टर इज नथिंग बट सी डी टू पी। सोच के देखो, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट आया उस वेक्टर का, और डायरेक्शन किसका है? सी डी का है, तो वो सी डी के डायरेक्शन में ही एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। बात आया समझ? मैं अगर आपसे पूछूं कि ए बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताओ, क्या बोलोगे? ए बी वेक्टर बाय मॉड ए बी वेक्टर। मैं आपसे पूछूं कि ई एफ के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताओ तो क्या बोलोगे? ई एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ई एफ वेक्टर। आया कंसेप्ट समझ में कि नहीं आया? लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले ये चित्र बनाओ, ये वाला, ये लिखना मत, बस ये फोटो बना लो। हो गया? नीचे लिखूं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी वेक्टर स्लैश स्मॉल ए वेक्टर स्लैश स्मॉल ए वेक्टर। 2 लेटर रिप्रेजेंटेशन भी है और 1 लेटर रिप्रेजेंटेशन भी होगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। इसमें लिखूं, it is the length of the line segment of the vector. It is the length of the line segment of the vector, full stop. लिखो, if we have a vector AB, we have a वेक्टर ए बी, मतलब ए बी वेक्टर इस टाइप से, इफ वी हैव अ वेक्टर ए बी वेक्टर स्लैश स्मॉल ए बी स्मॉल ए वेक्टर, देन its magnitude will be represented by लिखो मॉड ए बी वेक्टर स्लैश मॉड ए वेक्टर, मतलब तीर बनाना है लेकिन साइड में डंडी लगाना है। नेक्स्ट लिखो यूनिट वेक्टर एनी वेक्टर whose magnitude is 1 unit, any vector whose magnitude is 1 unit will be called unit vector. Any vector whose magnitude is 1 unit will be called unit vector. If AB vector represents a unit vector, if AB vector represents a unit vector, it means mod AB vector is equal to 1, and it will be denoted by AB cap. एक बार मेरी तरफ देखो, जरूरी नहीं कि 2 लेटर में ही आए। अगर मान लो कि मैं बोलूं कि स्मॉल ए उस पे एरो है, वो एक वेक्टर है, वो यूनिट वेक्टर है, मतलब क्या होगा, उसका मॉडुलस वैल्यू 1 होगा और रिप्रेजेंट करने का तरीका ए टू पी। समझ में आया पूरा का पूरा? नेक्स्ट लिखो यूनिट वेक्टर in the direction of some given
specific vector in the direction of some given specific vector. इसमें लिखूं if AB vector is any arbitrary vector, if AB vector is any arbitrary vector, then a unit vector in the direction of this vector, then a unit vector in the direction of this vector will be given by ध्यान से लिखूं AB cap is equal to AB vector divided by mod AB vector. AB cap is equal to AB vector by mod AB vector. इसको बॉक्स करूं, नीचे लिखूं this is equal to vector by its, मतलब वेक्टर ऊपर वेक्टर लिखना है, नीचे इट्स ओन मैग्नीट्यूड, उसका खुद का मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, फुल स्टॉप. नेक्स्ट लिखूं नल वेक्टर, इसमें लिखूं अ वेक्टर whose magnitude is 0 units, a vector whose magnitude is 0 units is called a null vector, and its direction is arbitrary, मेरी तरफ देखो हर वेक्टर का क्या होता है ना कि स्टार्ट पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता है, कि यहां से शुरू करेंगे और वहां तक जाएंगे. तो क्या है कि जहां से आप शुरू कर रहे हो और जहां तक आपको जाना है उस टाइम पे जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे वो बन जाएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और जिस तरफ आप ट्रेवल करोगे वो बन जाएगा वेक्टर का डायरेक्शन. लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एक पॉइंट से शुरू किया, घूमा के फिर से उसी पॉइंट पे आके बैठ गए, तो उस केस में जहां से आप शुरू किए वहीं पे आप खत्म किए. तो आपके पास में क्या है कि ट्रैवल करने के लिए कोई लेंथ नहीं है, और जब ट्रैवल करने के लिए कोई लेंथ ही नहीं है तो डायरेक्शन का क्या पता किधर जाना है किधर नहीं जाना है. तो ये एक टाइप का एक इमेजिनरी वेक्टर होता है कि 0 यूनिट का वेक्टर, और इसीलिए सिंस 0 यूनिट है इसका डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड, इसीलिए इसके पास में कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होगा. बाकी सारे वेक्टर्स के पास में स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड, स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, लेकिन नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 0 होगा नो डाउट, क्योंकि लेंथ नहीं है उसके पास, डायरेक्शन अपन जानते नहीं क्योंकि कोई ट्रेवल करना ही नहीं था हमको, शुरू से लेकर अंत तक एक ही जगह पर खड़े हैं. ठीक, नेक्स्ट लिखूं को इनिशियल वेक्टर्स, इसमें लिखूं 2 or more vectors having same initial point are called co-initial vectors. यहां बोर्ड पर देखो, सपोज करो कि एक पॉइंट है जहां से 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर. ये तीनों वेक्टर ऑब्वियसली अलग अलग है क्योंकि ये तो इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, और अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट सेम है भी तो डायरेक्शन डिफरेंट है, ये उस तरफ है, ये सीधा है, ये नीचे की तरफ है. तो तीनों वेक्टर डिस्टिंक्ट अलग अलग वेक्टर है, लेकिन तीनों में एक बात कॉमन है कि शुरुआत एक ही जगह से हो रहा है. तो इस टाइप के वेक्टर्स को जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उनको कहा जाता है को इनिशियल वेक्टर्स. समझ में आया? चित्र बना लो. नेक्स्ट लिखो, बोलूं ट्रांसलेशन लॉ ऑफ अ वेक्टर. इसको ना स्टार मार्क करो, बहुत ही गजब बात है. ट्रांसलेशन लॉ ऑफ अ वेक्टर. अच्छा मेरी तरफ देखो, कोई वेक्टर को कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए हमको कितना सामान चाहिए? क्या क्या? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड. सपोज करो ये एक वेक्टर है 5 यूनिट का और गेट की तरफ है इसका डायरेक्शन. ठीक है, एक वेक्टर और है सपोज करो मेरे पास ये वाला 5 यूनिट गेट की तरफ.
इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या? नहीं। इनिशियल पॉइंट का अपन क्यों लोड ले रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं कि वेक्टर को स्पेसिफाई, मैं जब भी स्पेसिफाई कर रहा हूं तो कोई वेक्टर में ऐसा थोड़ी कि इनिशियल पॉइंट ये होना चाहिए, ये इनिशियल पॉइंट वो होना चाहिए। वेक्टर को आप क्या चीज से पहचानते हैं? उसके मैग्नीट्यूड, उसके डायरेक्शन से। इसका मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है? तो क्या मैं इनको सेम वेक्टर बोल सकता हूं? क्या मैं ऐसा सोचूं कि ये यहां बनाओ कि यहां बनाओ, फर्क नहीं पड़ता? बात आया समझ? इसी को कहते हैं ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स। और ये वेक्टर्स का गजब बात है, जो एक बहुत ही फंडामेंटल डेफिनेशन को चेंज कर देगा। फिर से समझाता हूं, ध्यान से सुनो। वेक्टर्स में आपको स्पेसिफाई करने के लिए कि ये एक वेक्टर यूनिक वेक्टर है, उसके लिए उस वेक्टर का क्या क्या क्वालिटी जानना चाहते हो आप? दो चीज, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड 5 और डायरेक्शन दरवाजे की तरफ, इसका मैग्नीट्यूड भी 5 और डायरेक्शन दरवाजे की तरफ। इन दोनों में क्या अंतर है? फिर कोई अंतर नहीं। मतलब ये हो कि इसको मैं नीचे लाके यहां बना सकता हूं, इसको ऊपर ले जाके वहां बना सकता हूं। क्लियर हुआ? इसी को कहते हैं ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स। मतलब जब तक आप वेक्टर के मैग्नीट्यूड को या डायरेक्शन को बदलते नहीं, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हो, तब तक आप वेक्टर को कहीं भी बनाओ, फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये हुआ, देखो सपोज करो बोर्ड पे एक वेक्टर यहां बनाया हुआ था, ये सपोज करो 5 यूनिट का वेक्टर था। मैं इसको यहां बनाऊं, मैं इसको इसके पैरेलल एकदम नीचे यहां बना लूं, क्या फर्क पड़ेगा? मैं इसको इसके पैरेलल आगे प्रोसीड करा दूं, क्या फर्क पड़ेगा? अभी भी यहां पे भी ये 5 यूनिट का था, डायरेक्शन उस साइड था। यहां पे भी ये 5 यूनिट का है, डायरेक्शन उस साइड है। यहां पे भी ये 5 यूनिट का डायरेक्शन उसी साइड है। तो ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये सारा का सारा क्या है? इक्विवेलेंट वेक्टर है, सेम ही कह सकते हैं। तो इसको कहेंगे ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। क्या ये समझ में आया? अब बचपन में ना 2 शब्द आप लोग पढ़े थे, एक पढ़े थे पैरेलल और एक पढ़े थे कोलिनियर। याद करो क्या क्या था ये सब। पैरेलल लाइंस और कोलिनियर लाइंस, इसका क्या मतलब है? बस सब कुछ बोल रहा है, क्लियरली कोई नहीं बोल रहा है, इस सर को समझ में नहीं आ जाए। पैरेलल मतलब कभी मीट नहीं करेगा, और कोलिनियर मतलब कभी अलग नहीं होगा। सेम है कि अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है। ये लेकिन किसका बात चल रहा है? बचपन का, प्लेन ज्योमेट्री। वेक्टर्स में ये बात अलग हो जाता है। वेक्टर्स में चाहे पैरेलल वेक्टर बोलो चाहे कोलिनियर वेक्टर बोलो, दोनों का मीनिंग सेम होगा। क्योंकि जो कोई 2 आदमी पैरेलल है, सपोज करो ये एक वेक्टर है 5 यूनिट का, इसका नाम है ए वेक्टर, ठीक है, और एक वेक्टर आपके पास में यहां पे मान लो कि 7 यूनिट का, इसका नाम है बी वेक्टर। पैरेलल है ये लोग, ठीक है। इसका भी मैं पूरा डिटेल डेफिनेशन बताऊंगा आप लोगों को, बस एक चीज समझो यहाँ पे। फिलहाल देख के पैरेलल पैरेलल फीलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी की वजह से इस वेक्टर को नीचे गिरा सकते हैं, इस पे बना सकते हैं, या फिर इसको ऊपर उठा सकते हैं और इसको इस पे बना सकते हैं। बात आ रहा समझ? तो जो कोई 2 वेक्टर एक दूसरे से पैरेलल पैरेलल आपको दिखाई दे रहा है, आप उसको कोलिनियर बना सकते हो, और जो कोलिनियर है उसको क्या बना सकते हो? पैरेलल बना सकते हो। तो वेक्टर्स के केस में कोलिनियर वेक्टर, ये पैरेलल वेक्टर, ये 2 अलग बात नहीं है, ये सेम बात है। कई बात समझ में आया आप लोग को? थोड़ा है कि पूरा है? इसको फॉर्मली डिस्क्राइब करते हैं, ध्यान से सुनना। पहले अपन ने पढ़ा ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। वो क्या बोलता है हमसे कि किसी भी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बिना छेड़खानी किए उसको चाहो तो शिफ्ट कर सकते हो। इसको अंग्रेजी में ऐसे कहेंगे कि एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। सिर्फ पैरेलल मतलब पैरेलल इस साइड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आगे पीछे नहीं कर सकते, कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, नीचे गिराए फिर इस तरफ ले आए, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। हर समय ये जो एरो है ये इसी साइड होना चाहिए। अब एरो यदि हल्का फुल्का भी ऐसा हो गया ना कि गलती से आप ऐसे हवा दे दी और ये ऐसा हो गया, तब गड़बड़ा जाएगा। जब तक एरो एग्जैक्टली उसी साइड है तब तक कहीं पे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में पूरा का पूरा? क्लियर है 100%? तो ट्रांसलेशन लॉ आपसे ये कह रहा था कि आप एक वेक्टर को उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड बिना चेंज किए जितना चाहो शिफ्ट कर सकते हो खुद के पैरेलल पैरेलल, ठीक है। फिर अपन एक डेफिनेशन पढ़ेंगे पैरेलल वेक्टर, कि पैरेलल वेक्टर एक्चुअली होता है क्या। पैरेलल वेक्टर का मतलब है कोई भी 2 वेक्टर जिनका लाइन सेगमेंट, मतलब हर वेक्टर का क्या है कि एक तो उसके पास डायरेक्शन और एक लाइन सेगमेंट होगा। तो 2 वेक्टर जिनका मैं डायरेक्शन का बात नहीं कर रहा हूं, डायरेक्शन उधर रहे इधर रहे किधर भी रहे, अगर लाइन सेगमेंट दोनों वेक्टर का एक दूसरे से पैरेलल पैरेलल बिहेव कर रहा है, इस सिचुएशन में कहूंगा कि दीज वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स एंड दीज वेक्टर्स आर आल्सो कोलिनियर वेक्टर्स। क्योंकि जैसे ही लाइन सेगमेंट एक दूसरे से पैरेलल है, आप इसको गिराइए इसको उठा सकते हो और फिर ये कोलिनियर हो जाएगा। बात समझ में आया आपको? इसके बाद एक बात है, इसके बाद बात क्या है कि जब मैं बोल रहा था कि पैरेलल ये कोलिनियर वेक्टर, उस टाइम पे मैंने डायरेक्शन को एक बार छोड़ दिया था।
मैंने बोला कि आपके लाइन सेगमेंट, इसका एक लाइन सेगमेंट होगा, इसका भी एक लाइन सेगमेंट होगा, वो सेगमेंट एक दूसरे से पैरेलल होना चाहिए। अब दो पॉसिबिलिटी ये है कि सेगमेंट पैरेलल हो और डायरेक्शन भी सेम हो, और दूसरा पॉसिबिलिटी कि सेगमेंट पैरेलल हो अभी भी बट डायरेक्शन उल्टा हो जाए। और तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन उल्टा जरूर हो सकता है। सेगमेंट, ये इसका सेगमेंट है, ये इसका सेगमेंट है, पैरेलल तो है ही। ये इसका सेगमेंट है, ये इसका सेगमेंट है, पैरेलल तो है ही। लेकिन क्या नहीं, कोलिनियर भी दोनों है, वो ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है। डायरेक्शन एक में सेम है, एक में ऑपोजिट है। तो यहाँ पे एक हल्का सा नोमेनक्लेचर और आता है, इसको अपन कहेंगे लाइक पैरेलल। पैरेलल तो कहेंगे लाइक पैरेलल या लाइक कोलिनियर। इसको भी कोलिनियर कहेंगे, पैरेलल कहेंगे, लेकिन अनलाइक बोलेंगे। डिफरेंस समझ में आया? पैरेलल होने का मतलब है कि सेगमेंट शुड बी पैरेलल टू वन अनदर। इफ सेगमेंट्स आर पैरेलल एंड डायरेक्शन इज सेम, दे आर लाइक पैरेलल। एंड इफ सेगमेंट इज पैरेलल बट डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, कुछ और नहीं हो सकता, तो उस टाइम पे कहेंगे अनलाइक पैरेलल। पैरेलल होने का मतलब है कि सेगमेंट पैरेलल होना चाहिए, डायरेक्शन से कोई लेन देन नहीं। आया समझ के नहीं आया समझ? लिखना स्टार्ट करो। देखो, एनी वेक्टर कैन बी shifted parallel to itself. Any vector can be shifted parallel to itself. Full stop. This property is called translation law of vectors. This property is called translation law of vectors. Next लिखो, parallel vectors slash collinear vectors. Parallel vectors slash collinear vectors. Underline करो। इसमें लिखो any two vectors whose line segments are parallel to one another, whose line segments are parallel to one another, are called parallel vector, or collinear vector, are called parallel vector or collinear vector. Full stop. एक नए पैरा में लिखना, if they have same direction, if they have same direction, then they are called like parallel vectors. Then they are called like parallel vectors. Like parallel vectors. Full stop. But if they have opposite direction, then they are called unlike parallel vectors. Then they are called unlike parallel vectors. Full stop. ये बोर्ड पर देखो, ए वेक्टर, बी वेक्टर। ऐसा है कि ए का सेगमेंट और बी का सेगमेंट एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। और इस सिचुएशन में इनको बोलूंगा पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। अब यहां से आप ऐसा कर सकते हैं कि ए को नीचे गिरा सकते हैं इस तरह से, तो अल्टीमेटली एक नया डायग्राम बनेगा जिसमें एक ही लाइन में आधे दूर यहां से यहां ये ए वेक्टर होगा और यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा क्या होगा, बी वेक्टर। कंप्लीटली अगर कहें तो मतलब पहले ये दो अलग अलग लाइन पे था, अब क्या कि अल्टीमेटली सेम ही लाइन पे है। तो इस सिचुएशन में इसको क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। बात आया समझ? एक तो आपको ये डायग्राम बनाना है, दूसरा आपको बनाना है ये दोनों डायग्राम। इस डायग्राम में अपन कहेंगे कि दे आर लाइक पैरेलल एंड इस डायग्राम में अपन कहेंगे कि दे आर अनलाइक पैरेलल। बनाओ इस तीनों डायग्राम को। देखो नेक्स्ट लिखो, फ्री वेक्टर्स और लोकलाइज्ड वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स और लोकलाइज्ड वेक्टर्स। एक बार बोर्ड पर देखो,
ये मेरे तरफ ही देखो, छोड़ो बोर्ड पर क्या तो बनाए। फ्री वेक्टर का मतलब होता है कि कोई भी वेक्टर जिसका एक भी कैरेक्टर स्पेसिफाई करके नहीं दिया वो, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या कि वेक्टर्स के एप्लीकेशन से रिलेटेड है, आप लोग समझने या ट्राई करना। मैं यदि आपसे कहूं कि 5 यूनिट का धक्का लगाओ गेट पे, तो मैं गेट बोल रहा हूं, गेट पे कहीं पे भी लगा सकते हो। तो ये जो वेक्टर मैंने डिस्क्राइब किया कि 5 यूनिट का धक्का, ये फ्री वेक्टर है, कहीं पे भी लगा लो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि नहीं, वो जो कांच वाला हिस्सा है उसके एकदम बीचों बीच में लगाना है आपको, तो आपको 5 यूनिट का जो धक्का लगाना है वो किस पोजीशन पे लगाना है वो आपको मालूम है। इसको आप हिला डुला नहीं सकते हो, तो इसको कहेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर। लेकिन मैं सिंपली अगर ये बोल के छोड़ दूं कि गेट पे धक्का लगाओ, बात खत्म, तो उसको कहेंगे फ्री वेक्टर, ठीक है। बाकी साइंस के एप्लीकेशन के हिसाब से सोचो, टॉर्क का बात सोचो। यदि एक पॉइंट पे टॉर्क लगाते हो तो टॉर्क क्या अलग आएगा। जैसे ही आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करते हो, आगे पीछे करते हो, टॉर्क चेंज हो जाता है। बात आया समझ। बाकी नॉर्मल लैंग्वेज में टॉर्क क्या, तो वो छोड़ दो, वो जो लोग साइंस पढ़ते हैं वो लोग के लिए ही है। बाकी नॉर्मल लैंग्वेज में यही है कि आप धक्का लगाओ, धक्का लगाने का पोजीशन अगर मैं आपके लिए स्पेसिफाई ना करूं तो वो फ्री वेक्टर है कि धक्का कहीं पे भी लगा लो। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि नहीं, उस लोकेशन पे धक्का लगाना है, तो वो हो गया लोकलाइज्ड वेक्टर, आप उसका पोजीशन चेंज नहीं कर पाओ, ठीक है। मतलब साइंस में एक्चुअली क्या होता है कि 2-4 टाइप की चीज, एक चीज हल्का सा समझा सकते हैं आप लोग। देखो जैसे ये है, ठीक है। अब इसके ऊपर में क्या है कि बीचों बीच अगर मैं धक्का लगाऊं, 5 यूनिट का ही धक्का है, यहां धक्का लगाने पे क्या है कि ये किताब आगे जा रहा है। लेकिन एकदम से एक्सट्रीम इस पॉइंट पे धक्का लगाऊं ना, तो किताब आगे ना जाके ऐसा भी हो सकता है ये घूमने लग जाए। बात समझ में आया। तो जो भी वेक्टर ऐसा है जिसका लोकेशन चेंज करने पे इफेक्ट चेंज हो जाएगा, वो है लोकलाइज्ड वेक्टर। लेकिन जिसका किसी का भी इफेक्ट चेंज नहीं होता, चाहे कुछ ही कर लो, अब ऊपर से यहां लगाओ, यहां लगाओ, नीचे जा रहा है, इफेक्ट चेंज नहीं हो रहा, तो उसको कहेंगे हम लोग फ्री वेक्टर। क्लियर है। बाकी मैथ्स में ये सब का कोई काम नहीं है। लिखो एनी वेक्टर हुज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज प्री डिफाइंड, एनी वेक्टर हुज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज प्री डिफाइंड and any change in it will bring a change in its effect or in its impact, लिख दो, will bring change in its impact, are called localized vectors, all other vectors are free vectors, नीचे लिखो in mathematics every vector is a free vector, एक बार मेरी तरफ देखो। ये फ्री और लोकलाइज का जो कंसेप्ट है ना, ये फिजिक्स ये सब में क्या है कि इसका बहुत एप्लीकेशन है, बहुत काम आता है इसका। लेकिन मैथ्स में हमारे लिए हर वेक्टर कैसा वेक्टर होगा, फ्री वेक्टर होगा। हम उसको जब चाहें, जैसे चाहें, जहां चाहें पैरेलल खुद के मूव करा सकते हैं। बात आया समझ। नेक्स्ट लिखो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, इसमें लिखो if AB is a vector, मतलब AB arrow is a vector, then minus AB मतलब माइनस AB वेक्टर, पहले मैं बोल रहा था AB तीर, अब मैं बोल रहा हूं माइनस AB तीर, ठीक है। माइनस AB वेक्टर will represent a new vector of same magnitude but opposite direction, अब यहां बोर्ड पर देखो, इसका क्या मतलब है। ए बी एक वेक्टर था ए से लेके बी के तरफ, और ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी वेक्टर। अब माइनस ए बी का मतलब है लंबाई तो उतना ही होगा जितना पहले था, लेकिन इस बार डायरेक्शन पलट जाएगा। तो ये किधर से किधर होगा, ये ए ये बी, अब बन जाएंगे बी से। मीनिंग बेसिकली ये हुआ
कि माइनस ए बी इज नथिंग बट बी ए वेक्टर। समझ में आया कि बी से लेके ए तक। तो जब कभी भी टू लेटर नोटेशन हो और बाहर एक नेगेटिव लगा हुआ दिखाई दे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को एक्सचेंज कर दो, बी ए वेक्टर बना दो। ठीक है, ये चित्र भी बनाओ और ये सारा बात भी लिखो। ये सुनो, एक से रुको मत बनाओ, ये लिखा देने से याद रहेगा ना आप लोगों को। माइनस ए बी इज इक्वल टू बी ए वेक्टर लिख लो, बस यही बात लिखो। माइनस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी ए वेक्टर, कैपिटल बी, ये स्मॉल लिखिएगा। ठीक ठीक ठीक, यही कैपिटल। नेक्स्ट लिखो, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर। एक बार हाथ से पेन छोड़, थोड़ी देर के लिए बोर्ड पर देखो। देखो स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। सपोज करो आपके पास कोई एक वेक्टर है जिसका नाम है ए वेक्टर, लेंथ मान लो पकड़ के चलते हैं 5 यूनिट। ठीक है, अब मैं पूछना चाहता हूं या मैं बताना चाहता हूं ट्वाइस ए का मतलब क्या होगा। मतलब अगर आप ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वगैरह ऑलरेडी प्री डिफाइंड था, उसको अगर कोई स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका इफेक्ट क्या होगा। इसका इफेक्ट मैं बताता हूं। इसका इफेक्ट होगा कि एक नया वेक्टर देगा आपको बी वेक्टर। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड होगा 2 इंटू जिस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे थे उसका खुद का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 10, एंड डायरेक्शन रहेगा सेम टू सेम जो ए का था। कहने का मतलब है ये अगर ए है तो ट्वाइस ए का मतलब होगा इसे सेम डायरेक्शन में इसके डबल लेंथ का एक और नया वेक्टर। बात आया समझ। हाफ ए का मतलब होगा इसके सेम डायरेक्शन में इसके आधे लेंथ का एक और वेक्टर, ए वेक्टर बाई 2। बात आया समझ। फिर एक और कंसेप्ट है कि अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो जब क्या होगा। मान लो कि 2a से ना मल्टीप्लाई करके -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैग्नीट्यूड अभी भी डबल होगा लेकिन डायरेक्शन होगा इसका ऑपोजिट। ये समझ में आया आप लोग? लिखो फटाफट। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, ऑफ अ वेक्टर means multiplication of a vector, multiplication of a vector by a non-zero scalar quantity, scalar quantity ब्रैकेट में लिखो नंबर, स्केलर क्वांटिटी नंबर के, फुल स्टॉप। नंबर ब्रैकेट में मतलब स्केलर क्वांटिटी मतलब यहां नंबर बोल रहा हूं और उसका रिप्रेजेंटेशन है की, कि के वो नंबर होगा। नीचे लिखो नाउ ए इंटू के या के ए वेक्टर, नाउ के ए वेक्टर represents a new vector whose magnitude is k into modulus a, and direction is same or opposite depending on k is positive or negative, depending on k is positive or negative, full stop। next लिखो equal vectors, इसमें लिखो any two vectors are called equal vectors if they have नीचे लिखना नंबर 1 same magnitude and number 2 same direction, same magnitude, number 2 same direction। next लिखो कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर COPLANAR, कोप्लेनर वेक्टर्स PLANAR, कोप्लेनर वेक्टर्स
अच्छा मेरी तरफ देखो, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? अच्छा कोलिनियर पॉइंट्स कम से कम कितना पॉइंट होने से कोलिनियर होने का बात करते हैं? 3, 2 पे कभी बात नहीं करते, ठीक है। कोलिनियर शब्द ऐसा होता है कि 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ वी कैन ड्रॉ अ सिंगल लाइन पासिंग थ्रू देम, या इफ ऑल ऑफ देम लाइज ऑन द सेम लाइन, ऐसा अंडरस्टैंडिंग था। अभी ये सोचो कि 2 पॉइंट के लिए कोलिनियर का बात क्यों नहीं करते हैं, 3 के लिए तो कर रहे हैं, क्योंकि 2 से हमेशा लाइन पास करेगा ही करेगा, चाहे आप कहीं पे भी बना लो, कोई भी लोकेशन हो 2 पॉइंट का, आप हमेशा एक स्ट्रेट लाइन उनसे पास होता हुआ बना सकते हैं। 3 से कभी कभी संभव होगा, कभी कभी संभव नहीं होगा, जब संभव है तब वो कोलिनियर और जब संभव नहीं है तब वो नॉन कोलिनियर। ये समझ में आया आप लोग? अब सुनो, कोप्लेनर होने का पहले मतलब सुनो। कोप्लेनर होने का मतलब है कि 2 वेक्टर जो एग्जैक्टली सेम प्लेन में लाई हो, इस तरह से वो कैसे ओरिएंटेड है, काट रहा है एक दूसरे को, एक दूसरे पे ऐसे सोया हुआ है, अलग अलग है, दूर दूर है, पास पास है, कोई मतलब नहीं। सेम प्लेन पे अगर 2 वेक्टर है तो वो कहलाएगा कोप्लेनर वेक्टर। समझ में आया? अब कोप्लेनर वेक्टर होने का बात करना या नहीं करना, अपने को कम से कम 3 वेक्टर पे, 2 वेक्टर पे कभी भी कोप्लेनर होने का बात नहीं करेंगे। कारण क्या, मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूं, ध्यान देना। सपोज करो कि एक वेक्टर यहाँ पे है और एक वेक्टर कहीं ऊपर है, इस तरीके से उल्टा पुल्टा, ये सेम प्लेन में अभी नहीं है, ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे। क्लियर है? ट्राई करो इनसे एक सिंगल प्लेन पास कराने का जिसमें दोनों वेक्टर लाई करें। सिर्फ 2 वेक्टर के लिए बात चल रहा है। अगर मैं इस पे लाई करने वाला प्लेन बनाना चाहूं तो मैं ऐसा प्लेन बनाने का ट्राई करूंगा, ठीक है, और उसमें ये वेक्टर कंप्लीटली नहीं आएगा, इसका एक अंश आएगा, बाकी आधा आगे है, थोड़ा पीछे है। फिर इसके लिए यदि मैं बनाने का ट्राई करूंगा तो कुछ ऐसा बनाने का ट्राई करूंगा, उसमें भी ये पूरा नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसा भी बना लो, पूरे ऊपर छूट गया वो, ठीक है। लेकिन सोचो, क्या वेक्टर्स को खुद के पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है? अब ना एक बार आप लोग इस सिचुएशन में सोचो, एक बार पहले प्लेन बनाने का सोचो, अभी शिफ्टिंग का नहीं सोचेंगे, अभी प्लेन बनाओ। क्या कोई प्लेन हमको दिखा सकते हो जो इस सिचुएशन में दोनों से पास करे? नहीं। लेकिन अगर मैं इसको नीचे ले आऊं या इस सिचुएशन में इसको ऊपर ले जाऊं, अब हो जाएगा, ग्राउंड के पैरेलल एक प्लेन है। क्लियर है बात? तो 2 वेक्टर चाहे कोई भी पोजीशन पे हो ब्रह्मांड में 3 डायमेंशन, उनको अपन खुद के पैरेलल शिफ्ट कर करके एक ऐसे लोकेशन पे ला पाएंगे जहां उनसे पैरेलल एक प्लेन बनाया जा सके। लेकिन यही चीज थोड़ा पलट जाता है अगर 3 वेक्टर हो जाए। खड़ी हो जाएगी, पकड़ ले इसको, मान लो कि ऐसा है, एक ये ऊपर नीचे, एक वो मेरे को मार रही है, एक से खुद मर रही है, और इससे क्या है कि दीवार टूटेगा, बोर्ड फटेगा। बात समझ रहे? अब इनको क्या है कि कितना भी आप कुछ भी करेंगे ना तो शिफ्ट कर करके 2 को सेम प्लेन में ला पाएंगे, साइमल्टेनियसली तीनों को नहीं ला पाएंगे। सोचिए क्या होगा, ये ऐसे ऐसे है फिलहाल, जब तीनों को मैं मिलाने का ट्राई करूंगा तो मिल मिल के क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। एक पॉइंट पे अगर मिलाऊं तो बैठ जाओ, क्लियर है? ऐसे कुछ होगा ना, और तो कुछ नहीं हो सकता। अब इस सिचुएशन में सोचो क्या होगा, इनसे हो सकता है, इनसे हो सकता है, इनसे भी हो सकता है, पेयर वाइज 2-2 से तो होगा, साइमल्टेनियसली तीनों से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब तीनों से कैसे प्लेन पास करेगा? फिर खड़ी हो जाएगी, पकड़ो ऐसे, ये ऐसे है। अगर तीनों वेक्टर शुरू में ही सेम प्लेन के पैरेलल होता, ग्राउंड प्लेन से सोचो, ऐसा होता है, अभी भी अलग अलग लोकेशन पे लेकिन सेम प्लेन से पैरेलल है। अब इस सिचुएशन में इनको मिला के एक जगह लाना पॉसिबल है जहां से एक प्लेन ऐसा पास करे जो ग्राउंड से पैरेलल हो, इनसे भी पास करे। आया बात समझ? लिखो, 3 वेक्टर्स are said to be coplanar vectors if they lie in the same plane, or are parallel to the same plane, if they lie in the same plane or are parallel to the same plane, full stop. Next लिखो, condition of parallelism, इस पे 5 स्टार लगाओ। अभी तक जितना बात पढ़ाए हैं सबसे काम का बात यही है, इसी से क्वेश्चन बनेगा, बाकी सब बेकार है। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, स्टार मार्क करो इसको। अब बोर्ड पर देखो, ध्यान से सोचना, मान लो कि एक वेक्टर है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट, और एक वेक्टर है
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है से 6 यूनिट, और एक वेक्टर है सी वेक्टर, या सी का डायरेक्शन उल्टा कर लेते हैं, ये ऐसा सी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड है से 4 यूनिट। ठीक है, मेरा सवाल आपसे कि क्या ए और बी इक्वल है? क्या समस्या है, क्यों इक्वल नहीं है? मतलब दो वेक्टर को इक्वल होने के लिए क्या क्या सेम होना चाहिए? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसका क्या गड़बड़ कर रहा है? मैग्नीट्यूड गड़बड़ कर रहा है, लेकिन क्या हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन जानते हैं? ए और बी, देखना ध्यान से, ए और बी शुरू में दे आर नॉट इक्वल, लेकिन अगर मैं ए को 3 से या बी को 1/3 से, इन दोनों में से किसी एक को ये फैक्टर यदि दे दूं, अब शुरू में जब सिर्फ ए है और बी है, दे आर नॉट इक्वल, लेकिन ऐसे सिचुएशन में या फिर ऐसे सिचुएशन में, इन दोनों में आप देखो कि ए और बी के, और ये जो नया अपन ने फैक्टर दे दिया, इसके थ्रू जो बाकी बकाया चीज था वो बैलेंस हो गया। अब इनके बीच में क्या लिखा जा सकता है? इक्वालिटी। सिमिलरली ट्राई टू थिंक अबाउट ए एंड सी। इनिशियली आर दे इक्वल? नो, इनफैक्ट दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, बट वी आर इंटेलिजेंट, -2 विथ सी, या फिर a -12 c, इन दोनों केस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। बात आया समझ? यहां से कंक्लूजन ये है कि ब्रह्मांड का कोई भी दो पैरेलल वेक्टर, पैरेलल होना जरूरी है। अब पैरेलल में मैं फिर शब्द यूज नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अनलाइक, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई भी दो वेक्टर है जो एक दूसरे से पैरेलल है, उसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इक्वल बनाया जा सकता है। मैथमेटिकली ये लिखना चाहिए हम कि इफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर डबल इंप्लाइज ए वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। डबल इंप्लाइज मतलब अगर ये है तो आप ये लिख सकते हैं, और अगर आपको ये मिला तो आप ये क्लेम कर सकते हैं। बात आया समझ? वेयर के मस्ट बी सम नॉन जीरो कांस्टेंट। क्लियर है ये चीज? लिखो इस बात को। पानी आ रहा है क्या? बंद कर दो। if a vector parallel to b vector, या if ये लिख लो पूरा, if ये डबल इंप्लाइज लिख लो, बात खत्म। हुआ लिखना? इसको बॉक्स भी कर लो, ये याद रखना एकदम बढ़िया से। नेक्स्ट हेडिंग लिखो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, और ब्रैकेट में लिखो पॉइंट वेक्टर। बोर्ड पर देखो थोड़ी देर के लिए। मैं सपोज करो इस बोर्ड पे ना 2-3 पॉइंट बनाता हूं, एक P पॉइंट, एक सपोज करो Q पॉइंट, और एक सपोज करो R पॉइंट। मैं यदि आपसे पूछूं कि P पॉइंट कहां है, Q पॉइंट कहां है और R पॉइंट कहां है, तो क्या बोलोगे? ट्राई योर बेस्ट बोर्ड पे। लेकिन अब बोर्ड तो मान लो कि एकदम दंतार जैसा है, थार डेजर्ट, रेत में तिनका, लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड यार बहुत बड़ा लेफ्ट साइड है, हाँ एक प्लेन में, हाँ प्लेन में है, लेकिन और स्पेसिफिक अगर जाना है अपने को, एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन बताना है, जब नहीं ट्राई करो, सोचो यहां से इतना, वहां से उतना, क्या मिस कर रहे हैं हम लोग? XY एक्सिस मिस कर रहे हैं। अच्छा XY एक्सिस में ये है नहीं, मैं पिन पॉइंट लोकेशन चाहता हूं कि मतलब आदमी भुतलाए नहीं, एकदम जगह पे पहुंचे, ऊपर से इतना नीचे, वहां से इतना। नहीं आप देख रहे हैं कितना मतलब कि गजब बात है। पॉइंट में पूछ रहा हूं और आप बोल रहे हैं बोर्ड। अब बोर्ड अगर मान लो कि नहीं मालूम तो आप बोलेंगे क्लासरूम, या बोर्ड भी बोलेंगे तो लेफ्ट साइड, राइट साइड, और कुछ भी मतलब पिन पॉइंट नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। मतलब ये है कि आप क्या मिस कर रहे हैं मालूम है? आप मिस कर रहे हैं रेफरेंस पॉइंट। अगर आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होता कि यहां से, मान लो कि मैं बोलूं कि ये वो रेफरेंस पॉइंट है, आप एकदम आदमी का कान पकड़ के ले आओ, बोले कि देखो ये ओरिजिन है, जब भी बोला जाए चलने के लिए शुरू यहीं से कर, ठीक है।
फिर इसके बाद में आर पे पहुंचने के लिए या पी पे पहुंचने के लिए या क्यू पे पहुंचने के लिए आप उसको ना दो बात बता सकते हैं कि देखो इतना चलना है तुमको, मान लो कि 5 यूनिट चलना है और कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आप बता दीजिए कि इस डायरेक्शन में चलना है। जब वो यहां से चल चल के ऐसे पहुंचेगा, यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली पहुंच जाएगा। पी पहुंचने के लिए उसके पास में स्पेसिफाइड कुछ एक डिस्टेंस होगा और स्पेसिफाइड कोई एक डायरेक्शन होगा। यदि वो एक भी चीज छोड़ दिया, मान लो कि उसको x यूनिट चलना था, वो x ना चला, x से कम चला, आगे अटक जाएगा। ज्यादा चल गया जोश में, आगे पहुंच जाएगा। डायरेक्शन बदल दिया, बोले हवा आ रहा था, अपन तो अलग डायरेक्शन में चले गए, फिर अलग जगह पहुंच जाएगा। बात आया समझ? मतलब यदि आपके पास में रेफरेंस पॉइंट है, यू कैन टेल हिम पर्टिकुलर डिस्टेंस एंड यू कैन टेल हिम पर्टिकुलर डायरेक्शन इन विच टू मूव, एंड फिर वो एग्जैक्टली पिन पॉइंट पी पे पहुंचेगा। प्लस एक और खास बात, रेफरेंस पॉइंट एक बार फिक्स कर लेने के बाद इस प्लेन में जितना पॉइंट होगा, कोई भी 2 पॉइंट आप ऐसा खोज पाएंगे जिसके लिए डायरेक्शन और डिस्टेंस सेम हो, ओरिजिन से स्टार्ट करके। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ध्यान से सोचो। एक बार मैंने अपने प्लेन पे रेफरेंस पॉइंट को फिक्स कर दिया कि ओ है मेरा रेफरेंस पॉइंट, जहां जाना है ओ से शुरू करेंगे। अब मैं पूछ रहा हूं उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या आप कोई दो ऐसा अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट खोज पाएंगे जिसके लिए डायरेक्शन और डिस्टेंस सेम हो? दो का डिस्टेंस सेम हो सकता है, डायरेक्शन डिफरेंट होगा, डायरेक्शन सेम हो सकता है, डिस्टेंस डिफरेंट होगा। साइमल्टेनियसली दो अलग अलग पॉइंट का डिस्टेंस और डायरेक्शन सेम नहीं हो सकता। कहने का मतलब ऐसे बोलूं क्या कि वंस आई फिक्स माय रेफरेंस पॉइंट, एवरी पॉइंट हैज अ यूनिक वेक्टर रिप्रेजेंटिंग इट, एंड उस वेक्टर का एक खास बात है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका हमेशा ओरिजिन रहेगा। इनिशियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन वो से शुरू हो रहा है वो। तो एक बार एक प्लेन में रेफरेंस पॉइंट फिक्स कर लेने के बाद हर पॉइंट से जुड़ा हुआ एक वेक्टर जन्म लेता है, जो वेक्टर हमेशा शुरू होता है ओरिजिन से, खत्म होता है पॉइंट पे। इसी वेक्टर को कहते हैं इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। बात आया समझ? अब देखो, अलग अलग ओरिजिन के लिए सेट ऑफ पोजीशन वेक्टर अलग अलग होगा। हमको लेकिन ओरिजिन के लोकेशन से कोई लेन देन नहीं। हमको यहाँ पे खास बात ये समझना है कि द मोमेंट आई फिक्स माई ओरिजिन, एवरी पॉइंट विल हैव अ डिस्टिंक्ट पोजीशन वेक्टर। चाहे ओरिजिन में यहां रखूं, चाहे मैं ओरिजिन यहां रखूं। सपोज करो ओरिजिन यहां ले लेता हूं, यहां पे ओरिजिन लेके फिर मैं अपना स्टडी स्टार्ट करूंगा। तो अगर मैं यहां से ओरिजिन लूं तो भी पी के लिए अलग पोजीशन वेक्टर, आर के लिए अलग पोजीशन वेक्टर और क्यू के लिए अलग पोजीशन वेक्टर। बात आया समझ? ओरिजिन आप चाहे कहीं पे भी रखिए, एक बार जैसे आपने ओरिजिन डिसाइड कर दिया, ओरिजिन डिसाइड करने के बाद में जितना भी पॉइंट आप देख रहे हैं सबका अपना अपना डिस्टिंक्ट पोजीशन वेक्टर होगा, और आपको खाली इसी प्रॉपर्टी को खेलना है। इनफैक्ट सवालों में हम कभी ओरिजिन शो भी नहीं करेंगे, हम तो बोलेंगे कि ओरिजिन कहीं रहा होगा। हमारा काम है कि एक बार ओरिजिन डिसाइड करने के बाद में टू डिफरेंट पॉइंट विल हैव टू डिफरेंट पोजीशन वेक्टर। बस बात करते। अब ओरिजिन यहां लोगे तो पोजीशन वेक्टर का सेट अलग निकलेगा, वहां लोगे तो अलग निकलेगा। साइमल्टेनियसली कभी दो ओरिजिन मान के काम ही नहीं करेंगे, एक ही ओरिजिन से काम करेंगे। तो आपको यहां यही समझना है कि एक प्लेन में जैसे ही आपने ओरिजिन फिक्स किया, एवरी पॉइंट other than origin present in that plane will have a distinct position vector with respect to that origin। जिस ओरिजिन को आप देख रहे हैं, अलग अलग ओरिजिन के लिए सेट ऑफ पोजीशन वेक्टर अलग अलग होगा। लेकिन हम जब कभी भी कोई एक सिचुएशन स्टडी करेंगे उस टाइम पे ओरिजिन हमारे लिए एक ही है। तो हमारे लिए यहाँ अंडरस्टैंडिंग का काम यही है कि ओरिजिन फिक्स किया, अलग अलग पॉइंट, अलग अलग पोजीशन वेक्टर। बात खत्म। क्लियर है? लिखो। पोजीशन वेक्टर सारा का सारा कोई इनिशियल होगा क्योंकि सबका स्टार्टिंग मोड ओरिजिन ही है। लिखो, वेक्टर रिप्रेजेंटिंग पोजीशन ऑफ अ पॉइंट with respect to the self chosen origin, with respect to the self chosen origin is called position vector of the point, is called the position vector of the point। फुल स्टॉप। ये डायग्राम बनाओ, ओ पी और नीचे लिखो ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी।
ठीक है। नीचे लिखो नोट, वंस वी चूज ओरिजिन, once we choose origin, different points will have different position vectors, also we do not have to specify origin। एक बार मेरी तरफ देखो, कोई एक क्वेश्चन है सपोज करो जिसमें दिया हुआ है कि a, b, c 3 पॉइंट है, ठीक है। अब a, b, c 3 पॉइंट है, उससे एसोसिएटेड कोई बड़ा सा प्रकांडी क्वेश्चन बनाया हुआ है। आपका काम यही है कि अगर a, b, c 3 अलग पॉइंट है, मतलब OA, OB, OC 3 अलग पोजीशन वेक्टर होगा। अब O कहाँ है उससे कोई मतलब नहीं, O कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन OA, OB, OC तीनों अलग अलग पोजीशन वेक्टर होगा। OA रिप्रेजेंट करेगा A का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू चोजन O, जहां कहीं भी आपने चुना होगा। OB रिप्रेजेंट करेगा B का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू O, एंड OC रिप्रेजेंट करेगा C का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू O। O कहां है वो मन में है हमारे, वो हमको दिखाने की जरूरत नहीं। क्लियर हुआ बात? नेक्स्ट लिखो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तलोवा। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ब्रैकेट में लिखो TLOVA, तलोवा। मेरी तरफ देखो, तलोवा जाने के पहले एक बार ना पोजीशन वेक्टर को जरा सा और रिवाइज कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है? जो किसी एक पॉइंट का पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। देखो वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में ना अंतर है। अंतर क्या है उसको समझो। जब मैं वेक्टर कहता हूं उस टाइम पे दो पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, और दोनों में से कोई भी ओरिजिन नहीं है। और जब मैं पोजीशन वेक्टर कहता हूं उस टाइम पे ओरिजिन ही आपका स्टार्ट पॉइंट होगा, एंड पॉइंट चाहे जो भी हो। क्लियर है? इसीलिए कोई भी सवाल में कभी भी ऐसा आपको फीलिंग आए कि पॉइंट से रिलेटेड वेक्टर पूछा है, ये पॉइंट से रिलेटेड वेक्टर बताया है, तो ध्यान रखना कि वो वेक्टर कोई और नहीं, वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। क्योंकि वेक्टर जो है वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से बनेगा, और पोजीशन वेक्टर में एक ही डिस्टिंक्ट पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट तो हमेशा क्या होता है? ओरिजिन। ये बात याद रहेगा आप लोग को। नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है हेडिंग, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसको मैं पहले समझा लेता हूं और फिर मैं आप लोगों को लिखाऊंगा। देखो सपोज करो दो वेक्टर है मेरे पास, एक ये है और एक सपोज करो ये वेक्टर है। ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। हमको इनको जोड़ना है। नॉर्मल नंबर्स में 5 + 5 कितना होता है, लेकिन वेक्टर्स में 5 + 5 10 भी हो सकता है और 5 + 5 0 भी हो सकता है। इनफैक्ट 5 + 5 का वैल्यू 0 से लेकर 10 के बीच में फ्लक्चुएट करते रहेगा। बात आया समझ? रुपया के लेन देन के केस में 100 रुपया हमको 200 रुपया मिला, या हम भी 100 रुपया डोनेट करें, आप भी 50 रुपया डोनेट करो, सामने वाला को 150 मिला। वेक्टर्स के केस में वैसा नहीं होता। मैं एक प्रैक्टिकल फीलिंग देता हूं आप लोग को। ये है, ठीक है, इसको ना इधर से धकिया रहा हूं मैं, उधर से कुछ नहीं है। कितना हो रहा है? मतलब कुछ 5 यूनिट या 6 यूनिट का अप्लाई कर रहा हूँ, इफेक्ट आ रहा है। ठीक, मैं धकिया हूं और ये भी धकिया है साथ में, इसी तरह तेजी से भागने लग जाएगा। लेकिन एक मजेदार सिचुएशन सोचो, खड़ी हो जाओ, ध्यान से सोचो, तू इधर से धक्का मार, अब दे रहे हैं दोनों आदमी, फिर भी देखो 0 हो रहा है। बात समझे? बैठ जा। तो वेक्टर्स में जो है ना, नॉर्मल थॉट मत लगाना आप लोग कि 2 यूनिट का वेक्टर है, 4 यूनिट का वेक्टर है, जोड़ दिया 6 यूनिट का वेक्टर मिल गया। 2 4 6 भी हो सकता है और 2 4 2 भी हो सकता है, और एक्चुअल आंसर 2 और 6 के बीच में फ्लक्चुएट होते रहेगा। वो कैसे हुआ, क्यों होगा, उसके बीच में इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम लोग। बस अब ये ध्यान रखें कि वेक्टर में नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन कंसेप्ट हम लोग यूज नहीं करेंगे। अब हम लोग सीखना चाहते हैं कि दो वेक्टर को जोड़ा कैसे जाए। मान लो कि एक वेक्टर मेरे पास में स्मॉल ए वेक्टर और एक वेक्टर मेरे पास में स्मॉल बी वेक्टर।
इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि आप इनको एक जगह पे लाओ। कोई इनिशियल नहीं बनाना है, दोनों का इनिशियल पॉइंट मैच नहीं कराना है, एक का इनिशियल पॉइंट दूसरे के टर्मिनल पॉइंट से मैच कराओ। मैच आप दो तरीके से करा सकते हो, आप इसको थोड़ा ऊपर उसको थोड़ा पीछे, तो ऐसा कोई सिचुएशन हो जाएगा इस टाइप का, ठीक है। ये वाला पॉइंट मीटिंग पॉइंट हो गया। इसमें क्या हो रहा है कि इसका टर्मिनल और इसका इनिशियल मैच हो रहा है। फिर दूसरा एक पॉसिबिलिटी ऐसा भी है, इसको थोड़ा ऊपर उसको थोड़ा ज्यादा पीछे, तो उस केस में ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, यहां पे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। बात आया समझ? क्लियर हो रहा है यहां तक? ये वाला सिचुएशन क्लियर है, ये भी क्लियर है। इसमें मैंने क्या किया, ए के टर्मिनल को बी के इनिशियल से मिलाया, इसमें मैंने क्या किया, बी के टर्मिनल को ए के इनिशियल से मिलाया। जिन दो वेक्टर को आपको जोड़ना है, पहले आपको ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने के बाद में जो पहले वेक्टर का स्टार्ट पॉइंट है और दूसरे वेक्टर का एंड पॉइंट है, उसको जोड़ दो, ठीक है। इस पे मूव करने के लिए अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना था तो इस पे आप क्लॉकवाइज घूमोगे, उल्टा घूमता है हमेशा ऐसे, ठीक है। इस सिचुएशन में दिस डॉटेड लाइन विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ और द सम ऑफ this vector and this vector both in prospect of magnitude and direction। आया बात समझो? इसमें समझने का कुछ नहीं है, बस इसको देखो और देख के सोचो खाली कि ये हो क्या रहा है। ये इसको एक और इजी लैंग्वेज में बताएंगे, टेंशन मत लो, एक बार इसको थोड़ा देखो। यहां पे देखो, यहां पे क्या कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। आपका आंसर होगा यहां से लेके यहां तक, इनको जोड़ना तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ट्राइंगल तो कंप्लीट होगा ही होगा। उसके बाद में डायरेक्शन के लिए अगर आप इसमें ऐसे घूम रहे थे, मतलब कैसे घूम रहे थे, क्लॉकवाइज घूम रहे थे, अब घूमो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब रिजल्टेंट ये है। और आपने अगर एकदम एक्यूरेटली बनाओगे तो ये वाला और ये वाला ये कुछ नहीं है, पैरेलली शिफ्टेड वेक्टर से, मैग्नीट्यूड वाइज सेम, डायरेक्शन वाइज सेम। आया समझ में? बाकी एक सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं, ये सब चीज को भूल जाओ। आप लोगों को बचपन का शब्द डिस्प्लेसमेंट याद है क्या? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से यदि बात करें तो मान लो कि एक बचिया यहां से शुरू की और यहां जाके गई, वो ए से शुरू की बी पहुंची, फिर बी से शुरू की कहीं सी पहुंच गई। अब इसके सम का, ये इसके रिजल्टेंट का मतलब क्या होगा, जहां शुरू किया था और जहां खत्म किया था वो उसके बीच का डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, सेम डायरेक्शन, तो क्या है रिजल्टेंट, इसी। यही है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट का एडिशन। क्लियर हुआ? बोलो। हाँ हाँ, इसमें इसका मैग्नीट्यूड ये जो AC है, ठीक है, ये AB प्लस BC और AB माइनस BC के बीच में कहीं ना कहीं होगा। AC का मैग्नीट्यूड थोड़ी पता चल रहा है आपको, अब वो डिपेंड करता है कि ये लोग किस तरह से ओरिएंटेड है। अब जैसे जैसे मैं ये एंगल बदलते रहूंगा इनके ओरिएंटेशन का, क्योंकि डायरेक्शन तो छेड़ नहीं सकते, तो जैसे जैसे मैं ये बदलूंगा इसका लेंथ बदलते जाएगा। मान लो कि ज्यादा टेढ़ा होता, ऐसा होता, देख रहे हो, बढ़ जाता। हाँ, अरे नहीं, डायरेक्शन चेंज तो वही तो मैं कह रहा हूं, वो डिपेंड करेगा इनके ओरिएंटेशन पे। मान लो कि शुरू में ही AB वेक्टर ये था और BC वेक्टर इतना टेढ़ा नहीं रहा कि थोड़ा और टेढ़ा रहा होता। आ रहा है ना समझ में? आएगा कुछ ना कुछ फिक्स ही एक मोमेंट पे, ऐसा नहीं कि एक ही मतलब दो फिक्स वेक्टर आप लिए और उसका रिजल्टेंट फ्लक्चुएट होते रहेगा। मैं ये कह रहा हूं कि AB और BC आप दो अलग अलग वेक्टर ले लो, लेने के बाद में क्या है कि डिपेंडिंग ऑन देयर ओरिएंटेशन and their individual magnitudes resultant might be different। दो एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है कि रिजल्टेंट may represent their sum and resultant might represent their difference। अब वो डिपेंड करेगा उनके ओरिएंटेशन पे। नहीं आया समझ में? क्लियर है पूरा का पूरा? लिखा सकते हैं, लिखिए। if two vectors are represented both in magnitude and direction, both in magnitude and direction by two sides of a triangle, by two sides of a triangle taken in same order,
then the sum or resultant, मतलब सम भी बोलते हैं कभी कभार रिजल्टेंट भी बोलते हैं, then the sum or resultant of those two vectors is represented by the third side of the completed triangle, by the third side of the completed triangle, both in terms of magnitude and direction, taken in opposite order, full stop. रीड करो इसको, देखो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सेम ऑर्डर मतलब देखो जब इसमें घूमोगे ना, कोई इनिशियल नहीं बनाना है। कोई इनिशियल अगर बना दिए तो जिन दो वेक्टर्स पे आपको घूमना था, मान लो कोई इनिशियल बना दिए, ए को इधर ही रखे, बी को इस साइड ले आए, तो उस टाइम पे ये और ये जिनको जोड़ना है उनका एरो ऐसे ऐसे हो रहा है। अब ऐसे भी नहीं घूम रहे हो, ऐसे भी नहीं घूम रहे हो ढंग से। सेम ऑर्डर मतलब पहले यहां से यहां, फिर यहां से सीधा आगे, फिर वहां से इधर नहीं आना है। क्लियर है? दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। देख लो, और यहां पे भी देखो, और फिर जो रिजल्टेंट होगा वो उस ऑर्डर का ऑपोजिट होगा। यदि पहले आप क्लॉकवाइज घूम रहे थे तो रिजल्टेंट एंटी क्लॉकवाइज, और पहले यदि आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे तो रिजल्टेंट क्लॉकवाइज। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, इसको बनाओ फटाफट, और इसको पहले ना ऐसा करो, पहले आप लोग ये बनाओ, ऐसे बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। पहले ये नॉर्मली एक ए वेक्टर, ये सिर्फ ये वाला ए वेक्टर, पूरा डायग्राम नहीं बनाना। पहले ये, फिर इसके बाद में ये टेढ़ा सा ये बी वेक्टर। ठीक है, उसके नीचे बनाओ ये वाला चित्र, जहां बोलना कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, और AC पे एरो एकदम अच्छे से बनाओ, और नीचे लिखो AC वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। बॉक्स कर लो इसको। इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। उल्टा भी बोल सकते हैं, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू AC वेक्टर। क्लियर है यहां तक? AB माइनस, हाँ माइनस BC भी हो सकता है। नहीं, उसमें क्या है कि फिर BC का देखो, माइनस BC का मतलब क्या बताऊं? देखो सुनो, ध्यान से सुनना, माथा दुख भी सकता है। BC वेक्टर उस डायरेक्शन में, माइनस BC का मतलब क्या होगा? फिर रिजल्टेंट किधर है? अरे टेंशन मतलब आप लोग जो बता रहे हैं बस उतना सुनते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट लिखो कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल। कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल। कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल। एक बार ना बोर्ड की तरफ देखो, ये तलोवा वाले प्रॉपर्टी से आपको क्या मिल रहा था? यहां पे AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर। सही कह रहे हैं, यही रिजल्ट अभी भी मिला है आप लोग। तो इसको ना कई बार क्या होता है कि कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल के हिसाब से भी देखा जाता है। जैसे हमको मालूम है कि बाय डेफिनेशन तलोवा का ये डेफिनेशन कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। अभी सवाल ऐसा आ सकता है कि रैंडमली 3 वेक्टर आपको दे देगा, बोले ये लो वेक्टर नंबर 1, वेक्टर नंबर 2, वेक्टर नंबर 3, पता करो कि ये लोग मिलकर ट्राइंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ऐसे तो है कि 2 को जोड़ के तीसरा आने का तरीका ये है। ठीक है, दूसरा क्रॉस क्वेश्चन ये हो सकता है इसका
कि आराम से आप पहले दो वेक्टर आपको दिया जाएगा, 2 के 3 वेक्टर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि पता करो कि तीनों मिलकर ट्राइंगल बनाएगा कि ट्राइंगल नहीं बनाएगा। तो इसका तरीका ये है कि 2 को जोड़ो, तीसरा आना चाहिए, या फिर यहां से एक और एनालिसिस आप लोग कर सकते हो। देखो ध्यान से, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। वी कैन से दैट ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। एक्चुअली जब 3 वेक्टर देगा ना आपको, तब एक समस्या है। समस्या ये कि ऑर्डर हमको मालूम नहीं रहेगा कि 2 आदमी सेम ऑर्डर में, एक आदमी अलग ऑर्डर में है, कि तीनों आदमी सेम ऑर्डर में है। तो या तो फर्स्ट रिजल्ट वेरीफाई होना चाहिए या फिर लास्ट रिजल्ट वेरीफाई होना चाहिए, क्योंकि हमको तो खाली वेक्टर का चेहरा दिखाया जाएगा, नेमिंग ठीक से होगा नहीं। प्लस नेमिंग में मान लो कि अगर ऐसा सिंगल लेटर रिप्रेजेंटेशन हुआ, स्मॉल ए वेक्टर इक्वल टू दिस, स्मॉल बी वेक्टर इक्वल टू दिस, स्मॉल सी वेक्टर इक्वल टू दिस, फाइंड विल दे फॉर्म ट्राइंगल और नॉट। तो इन दैट केस आप इन दोनों बातों को याद रखना कि या तो पहला क्राइटेरिया कि 2 को जोड़ के तीसरा है, या फिर तीनों को जोड़ के क्या आना चाहिए, 0। दोनों ही केस में अपन क्या सोच सकते हैं कि ट्राइंगल बना होगा। लेकिन यहां एक और कैच है, ट्राइंगल नहीं भी बन सकता है। सोच एकदम ध्यान से सुनते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। ट्राइंगल नहीं भी बन सकता वो इसलिए क्योंकि देखो यहां पे मैंने ए और बी को ऐसा चूज किया कि ये ओरिएंटेड था एक दूसरे से कोई ना कोई एंगल पे। अगर मैं ऐसा चूज कर लूं कि ए, जो आप लोग अभी डिफरेंस वाला बात कर रहे थे कि मिनिमम वैल्यू डिफरेंस हो जाएगा, 2 बात हो सकता है। यदि मान लो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे से एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में लाइक पैरेलल हो, तब का पॉसिबिलिटी। और सोचो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे से एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, अनलाइक पैरेलल हो, तब का पॉसिबिलिटी। अब यहां जोड़ने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग मैं आपको सिखा रहा था उसके हिसाब से क्या करोगे, इसको थोड़ा आगे, इसको थोड़ा नीचे, अल्टीमेटली आपको एक लंबा सा वेक्टर मिलेगा जिसके आधे हिस्से में ए होगा, बाकी हिस्से में क्या होगा, बी होगा। रिजल्टेंट क्या है, आप डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेस कहां से कहां हो गए, यहां से यहां तक हो गए। अब इस केस में देखो ट्राइंगल का वैसे अच्छा फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, स्टिल हो क्या रहा है कि ए बी सी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू नो डाउट ए सी, बट दे आर नॉट फॉर्मिंग ट्राइंगल। बात आया समझ? तब ये तो धोखा हो गया कि कंडीशन वो है भी लेकिन धोखा भी हो सकता है। तो यहां जज करने का तरीका क्या होगा, फिर कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। बचपन में जो पढ़ाया जाता है सब सच होता है। बचपन में एक बात पढ़ाया गया था कि ट्राइंगल के 2 साइड का सम कभी तीसरे से बराबर नहीं हो सकता, बड़ा होना चाहिए। बात आया समझ? तो अगर किसी 3 वेक्टर में ये वाला या फिर ये वाला, इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी अगर जस्टिफाई हो रहा है, वहां पे हाथों हाथ खुशी के हमारे बोल मत देना कि वो ट्राइंगल बनाएगा ही बनाएगा। चेक करना तीनों का मैग्नीट्यूड, मैं आपको सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। अगर ऐसा हुआ कि 2 का मैग्नीट्यूड जोड़ के तीसरे के बराबर आ रहा है, मैग्नीट्यूड ये वेक्टर है, यहाँ मतलब मैग्नीट्यूड का बात नहीं चल रहा है, ये वेक्टर है, सिर्फ वेक्टर प्लस वेक्टर इक्वल टू वेक्टर। आई डोंट नो कि मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशनशिप रहेगा। आफ्टर सेटिस्फाइंग वन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज you have to find mod AB, mod BC and mod AC and you have to check कि अगर सच में ये लोग को कोलिनियर होना है ना, तब तो mod AB प्लस mod BC will be equal to mod AC। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है कि कोई भी 2 का mod जोड़ के तीसरे के बराबर नहीं आ रहा, मतलब ट्राइंगल नहीं बन रहा, मतलब तब ट्राइंगल बन रहा होगा। लेकिन अगर 2 का mod जोड़ के तीसरे के बराबर आ रहा, मतलब ट्राइंगल नहीं बन रहा होगा। आया समझ? लिखो अब किसमें, इसमें वेक्टर जोड़ के वेक्टर निकाल रहे हैं। अरे वेक्टर जोड़ के वेक्टर निकल रहे, वेक्टर हुआ और क्या हुआ, लिखो इफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, सारा वेक्टर 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 वेक्टर, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इक्वल टू 0 और वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस ये इक्वल टू वेक्टर ए सी इक्वल टू वेक्टर ए सी, देन these three vectors may represent sides of triangle, may represent sides of triangle। may वर्ड को अंडरलाइन करो, may represent sides of triangle। लिखो फाइंड, इसी में फाइंड
मॉड ए कॉमा मॉड ए नहीं मॉड ए बी कॉमा मॉड बी सी कॉमा मॉड ए सी and use brain to give answer and use brain to give answer and use brain to give answer। अच्छा mod ab मतलब mod ab वेक्टर mod bc वेक्टर एंड mod ac वेक्टर, क्लियर है? एक बार बोर्ड पर देखो, देखो वेक्टर्स का बात ना अलग है, नॉर्मल नंबर से नॉर्मल जो भी फिजिकल क्वांटिटी अपन जानते हैं, मतलब मैंने बोला था कि 500 रुपये एक आदमी दो, 500 रुपये एक और आदमी दो, तो मिल मिला के मेरे पास टोटल कितना रुपये गया? 1000 रुपया हो गया। रुपये के इसमें 1000 ही होगा, कभी उसके बीच में कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वेक्टर के केस में 500 यूनिट से हमको एक आदमी आगे से धक्का मारे, एक आदमी पीछे से धक्का मारे, कुछ नहीं होगा, जीरो। फिर दोनों मिला के एक साथ मारे, वालू टूट के पार हो जाऊंगा, बात समझ रहे हो? और अगर कुछ एंगल पे मारेगा ना तो 0 और 1000 के बीच में फोर्स लगेगा हमारे पे, बात आ रहा है समझ? तो वेक्टर्स के केस में नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग नहीं वर्क करता है, इसीलिए वेक्टर्स के केस में दो को जोड़ के तीसरा अगर वेक्टर आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे मैग्नीट्यूड का बात नहीं चल रहा है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो दो वेक्टर को जोड़ के अगर तीसरा वेक्टर आ रहा है या तीन वेक्टर को जोड़ के अगर 0 आ रहा है, उस सिचुएशन में ये तीनों आदमी मिलकर ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, क्लियर है? जस्टिफिकेशन के लिए हम लोग इसके मैग्नीट्यूड बचपन में चलेंगे। मैग्नीट्यूड जैसे मिल गया तो मॉड ए बी का मतलब होगा इस ट्राइंगल का साइड लेंथ, ए बी का साइड लेंथ, मॉड बी सी का मतलब होगा बीसी का साइड लेंथ, और मॉड ए सी का मतलब होगा एसी का साइड लेंथ, और उस पर बचपन वाला प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि दो का साइड लेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड वन। इनफैक्ट इसके हिसाब से देखो तो वो भी टूट गया, वो भी कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि दो साइड को जोड़ के तीसरे के बराबर हो रहा है, लेकिन ये साइड नहीं है, ये वेक्टर है, बात आया समझ? और वो जो प्रॉपर्टी था वो लेंथ पे एप्लीकेबल है, साइड लेंथ पे, वेक्टर्स पे एप्लीकेबल नहीं। क्लियर हुआ ये पूरा बात? नेक्स्ट लिखूं,